कार्यक्रम से सीधा दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहां आज लोकसभा उम्मीदवार मन्ना लाल जी रावत अपना नामांकन करने जाएंगे। ग्रामीण विधायक कुलदीप सिंह मीणा सहित आज पूरे उदयपुर शहर के जितने भी विधायक है वो सब पहुंचेंगे। पारंपरिक गैर नृत्य देखिए। स्वच्छता में भाषण कर रहा हूँ। आप सभी से निवेदन है कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। श्रीमान निखिलेश जी गौतम, श्रीमान नाथ सिंह जी जोधा, श्रीमान प्रभुलाल जी सैनी, श्रीमान हेमंत जी मीणा, श्रीमान बाबूलाल जी खलाड़ी, श्रीमान मन्नालाल जी रावत, श्रीमान प्रमोद जी सामंत, श्रीमान दिनेश जी भट्ट, श्रीमान विदिशा जी कुमावत, श्रीमान महेश जी शर्मा, श्रीमान रविंद्र जी श्रीमानी, श्रीमान चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान, श्रीमान हरीश जी पाटीदार, श्रीमान गोपाल जी कुमावत, श्रीमान आई सेठिया जी, श्रीमान तुलसीलाल जी कपीक, श्रीमान प्रवीण जी खंडेलवाल, श्रीमान कमलेश जी पुरोहित, श्रीमान सुंदरलाल जी गरासिया, श्रीमान अर्जुन जी मीणा, श्रीमान भारतचंद जी जैन, श्रीमान कुल सिंह जी मीणा, श्रीमान प्रताप जी कमेटी, श्रीमान बाबूलाल जी कयारी, श्रीमान कुंदर सिंह मीणा, श्रीमान गोपीचंद जी मीणा, श्रीमती ममता कुंवर, श्रीमान गोविंद सिंह जी ठाक, श्रीमान पारस जी सिंघवी, श्रीमान पुष्कर जी तेली, श्री शैलेंद्र जी चौहान, श्रीमान जगदीश जी सुतार, श्रीमती सुनीता जी मांडावत, श्रीमान शंकर जी खलाड़ी, श्रीमान नानालाल जी रावरी, श्रीमान विक्रम जी शर्मा, श्रीमान महेंद्र सिंह जी असोलिया, श्रीमती किरण जी जैन, लक्ष्मण सिंह जी राठौड़, मनोज मेघवाल, तगत सिंह जी शक्तावत, श्रीमान गुणवंत सिंह जी झाला, श्रीमान सुंदरलाल जी बाणावत, श्रीमान चंद्र सिंह जी कोठारी, श्रीमती रजनी डांगी, श्री दलीचंद जी डांगी, श्री धर्मनारायण जी जोशी, श्रीमती वंदना मीणा, श्री शांतिलाल जी चपलोत, श्रीमान रणदीप सिंह जी बिंडर, श्री भवलाल जी कटाना, श्री बेल जी पाटीदार, श्री खेत सिंह जी मीणा, श्री कन्हैयालाल जी मीणा। आपका जिनका भी नाम लिया है, आप सभी से आग्रह है कि मंच पर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। चंचल जी ये इधर दाई और मीडिया के लिए आरक्षित है। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है, जो स्थान मीडिया के लिए आरक्षित है वह कार्यकर्ता अपने स्थान को छोड़ दें और सामने की ओर बैठने की कृपा करें। चंचल जी आप व्यवस्था देख लो एक बार, कोई भी मीडिया कर्मी उधर बैठे, ऐसी व्यवस्था आपके लिए। जो मीडिया के बंधु आए, संजीव जी अपना स्थान छोड़ दें प्लीज। मेरा नाम नहीं लूं उसके पूर्व। मीडिया के जो बंधु बना रहे उनसे निवेदन है, दाई और मीडिया के लिए स्थान आरक्षित है। जो मीडिया बंधु बना रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है वो अपने स्थान पर बैठने की कृपा करें। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है, मीडिया का जो स्थान आरक्षित है उस स्थान को छोड़ दे, कुर्सियां नहीं लाए, व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें, कुर्सियां नहीं लाए। भाई कूलर में जो पानी नहीं है, कूलर में जो पानी नहीं है, हमारे टेंट वाले भैया से निवेदन है कूलर में पानी भरवाने की व्यवस्था करें, गर्मी बहुत है। आज लोकसभा उम्मीदवार उदयपुर से मन्ना लाल जी रावत अपना नामांकन भरने के लिए जाएंगे और ये विशाल
नगर निगम में जनसभा जो है वो आयोजित की जा रही है। उसके बाद जो है नामांकन करने के लिए जिला कलेक्टर जाएंगे। और उससे पहले आप देखिए गेम नृत्य के साथ और आदिवासी सभी खेल कलाकार फंसे हैं। पूरा गुजरात जहाँ आदिवासी की झलक जो है वो दिखाई दे रही है। पारंपरिक वेशभूषा में बहुत चुके हैं। नगरवासियों को हर समाज के प्रति जागरूक करने के लिए ये संदेश जो है वो दिया जा रहा है। हर एक राजनीतिक पार्टियां नामांकन के दौरान अपना दमखम जो है वो दिखाती है। उसी क्रम में आज लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार उदयपुर से मन्नालाल जी रावत आज नामांकन भरेंगे। और उदयपुर के पूर्व जिला कलेक्टर ताराचंद जी मीणा कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से फॉर्म भरेंगे। दोनों उम्मीदवार आप देख सकते हैं कि अभी मन्नालाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपना नामांकन भरेंगे। उसी दौरान ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या कुछ कहना है? आज उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के यशस्वी प्रत्याशी मन्नालाल जी रावत के नामांकन की इस सभा में हम लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और घेर रमी जा रही है, गौरी रमी जा रही है और सभी कलाकार, लोक कलाकार या सभी लोग हमारे कार्यकर्ताओं के साथ सभी लोग आनंद ले रहे हैं। विजय जुलूस और विजय अभियान की ओर बढ़ रहे हैं और पुनः मन्नालाल जी रावत का यशस्वी जो आज नामांकन होने वाला है, इससे लग रहा है कांग्रेस के लोग तो टिकट देने के बाद ही भग रहे हैं और हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की भीड़, जनता की भीड़ उमड़ रही है और पूरी तरह से हर्षोल्लास से यहाँ पे पूरा आनंद ले रहे हैं। कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ है और विष्णु जी को कहूँगा और उज्जवल है। मन्नालाल जी रावत साहब के नामांकन के दिन आज इतनी विशाल संख्या में सारी जनता यहाँ पर उमड़ पड़ी है और आज यह जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर साथ में देर का कार्यक्रम भी चल रहा है और मन्नालाल जी रावत साहब के नामांकन का यह बहुत ही सुंदर दृश्य है। और यह जो कार्यकर्ताओं की फौज है वह सभी पूरे जोश के साथ में अब की बार 400 पार का नारा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, अब की बार 400 पार ये नारे के साथ में हम लोग लगे हुए हैं और यह आने वाला समय जो है भाजपा का समय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से यह बात जो है हम आम जन तक रखना चाहते हैं। मन्नालाल जी रावत लाखों वोटों से विजयी हुई है और मोदी सरकार है तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे 400 पार। हमारी यही शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, लोकसभा उम्मीदवार मन्नालाल जी रावत जिनका आज लोकसभा प्रत्याशी के रूप में आज अपना नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के सभी छोटे बड़े कलाकार सब आए और आप मेरा आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से सोहनलाल जी सवाल का जो एक कलाकार है और कलाकार जब भी कलाकार को देखता है तो कलाकार अंदर से जिंदा हो जाता है। कलाकार अपने आप को रोक नहीं पाता है। कलाकार ने बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी है और वास्तव में एक कलाकार अपने आप को रोक नहीं पाता है। कैसा रहा कलाकार का? बहुत शानदार। और ये हमारे सोहन जी सवाल का है, ये वाकई में गौरी का आनंद लेते हुए और मन्नालाल जी को विजय करते हुए और लाखों से जीतेंगे मन्नालाल जी रावत, लाखों से। भारत माता की। आज हमारे मन्नालाल जी रावत जो हमारे प्रत्याशी हैं उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से,
उनके नामांकन के लिए आज अपार भीड़ जनसमूह आठों विधानसभाओं से इकट्ठा हुआ है और मन्ना राम जी की इस अपार जनसमूह को देखते हुए 5 लाख वोटों से ऊपर जीतने की पूरी हमें आशा है और 5 लाख ऊपर से भी जीतेंगे। और सभी कार्यकर्ताओं में भयंकर उत्साह है कि हम हमारे देश को बनाने में मोदी जी को जो योगदान देना है वो मोदी जी को हम मन्ना लाल जी को जिता के यहाँ से भेज के और मोदी जी का जो दृढ़ संकल्प है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार को हम बिल्कुल विजय बना के भेजेंगे। धन्यवाद। आप देख पा रहे हैं कितना यहाँ पर जोश है, आदिवासी नृत्य गौरी नृत्य के साथ और बहुत ही सुंदर झांकी के साथ पहुंचे हैं सभी। हाँ, आज इस खुशी के मौके पर आदरणीय मन्ना लाल जी के नामांकन में हम सभी गौरी के कलाकार भाई बंधु हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरी कला को पहुंचाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आपको चैनल के माध्यम से बात भी सरकार से पहुंचा था कि हमारे गौरी के जो कलाकार भाई बंधु है ये मजदूरी करते हैं, कारीगरी करते हैं, कृपया आप सरकार से हमारी बात पहुंचाए, इनके भी कुछ पेंशन की व्यवस्था शुरू की जाए। बिल्कुल सर, ये बात सही। हाँ सर, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हो? हाँ बिल्कुल सर, और कला को बचा के रखेगा सभी, इनके जो पेंशन की व्यवस्था अगर आप करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन बहुत खुशी का दिन है और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है 400 पार का, तो हमारे उदयपुर से जो मन्ना लाल जी हमारे प्रत्याशी है उनको भारी मतों से हम जिताएंगे और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के बहुत ही भारी मतों से हम जिताएंगे और विजय बना के दिल्ली भेजेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, पंच, सरपंच सभी यही कह रहे हैं कि मन्ना लाल रावत को भारी मतों से जिताने का वादा कर रहे हैं। अब देखते हैं कि किसकी किस्मत ईवीएम में बंद होती है, क्योंकि अब तो आज और हो जाए। हाँ बिल्कुल, अब की बार 407 और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत लेकर सरकार बनाएगी और सरकार भी ऐसी कि जो नियमों में परिवर्तन जो चाहिए, संविधान में संशोधन जो चाहिए उसके लिए। और आज इसीलिए हमारे यहाँ पर डॉक्टर मन्ना लाल जी सांवर ने भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के लिए आज वो फॉर्म भर रहे हैं, नामांकन ले लिए, नामांकन के लिए वो अभी जाएंगे। और उसके साथ ही यहाँ पर अभी बहुत बड़ी विशाल आम सभा हो रही है। मैं सभी लोगों से आपके चैनल के माध्यम से पूरे उदयपुर शहर के और पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि कमल के फूल को, जो कि एक विकास की पर्याय पार्टी है, जो कहती है वो करती है, मोदी जी जो कह रहे हैं वो कर ही रहे हैं, इसलिए स्पष्ट बहुमत देने के लिए कम से कम उदयपुर लोकसभा से 5 लाख मतों के अंतर से उनको जिताएं और कमल के फूल को वोट दें। आप पहले महापौर उदयपुर के, कैसा उदयपुर का सपना देखा है ये सभी को आप करते हैं कि ये पूरा करें आपका? निश्चित रूप से स्वच्छ उदयपुर, स्वस्थ उदयपुर, सुंदर उदयपुर की एक कल्पना थी और हम ये सोचते थे कि उदयपुर अगर स्वच्छ है तो स्वस्थ है और जो स्वस्थ है वो सुंदर भी है, तो यह कल्पना थी और इसी लिए पूरा काम किया। हमारी भारतीय संस्कृति कैसे जीवंत रहे, महापुरुष कैसे रहे, जनता को कैसे सुविधा मिले, उनके लिए हम क्या काम कर सकते हैं वो करने का पूरा प्रयास किया। और निश्चित रूप से आगे आने वाले महापौर जो भी रहेंगे, अभी वर्तमान है, उनसे भी यही अपेक्षा करती हूँ आगे आने वाले महापौर भी रहेंगे, क्योंकि यह महापौर की जो पोजीशन है वह हर तरह के कामों के लिए है और उसमें शहर के विकास के साथ साथ जनता के सुख दुख के अंदर भागीदार होने की भी एक कल्पना है, तो वो इसको पूरा निश्चित रूप से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे पूर्व महापौर रजनी जांगी जी और सभी अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, कोई खेल के माध्यम से कर रहा है, कोई शब्दों के माध्यम से कर रहा है, सभी अपना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब देखें कि नगर निगम परिसर में यह विशाल नामांकन एवं विशाल जनसभा का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि उदयपुर जिले से लोकसभा उम्मीदवार मन्ना लाल जी रावत साहब अपना आज नामांकन दाखिल करेंगे। उसी क्रम में आज ये विशाल जनसभा है। एक और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी मन्ना लाल जी रावत साहब है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से प्रत्याशी पूर्व कलेक्टर ताराचंद जी मीणा साहब है। दोनों के बीच में ये बहुत बड़ा महामुकाबला है और बड़ी संख्या में देखिए भारतीय जनता पार्टी के समस्त पूरा प्रतिनिधि मंडल यहाँ मौजूद है। सभी ब्लॉक के विधायक यहाँ मौजूद है, ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद है और वरिष्ठ पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद सब यहाँ पर मौजूद है। धर्मनाथ जोशी साहब पधारे हैं, सभी अभिनंदन करते हुए। आज उदयपुर के भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी मन्ना लाल जी रावत के नामांकन का जुलूस है और इस नामांकन सभा के निमित्त इस नगर निगम के प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के 800 विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता गण इकट्ठा हुए हैं
और उन सब कार्यकर्ताओं के आशीष से, उन कार्यकर्ताओं के जोश और जुनून के साथ में हमारे प्रत्याशी महोदय जिला कलेक्टर में अपना नामांकन दाखिल करने के लिए गए हैं। शुभ मुहूर्त 12:15 बजे अभिजीत मुहूर्त है, उस मुहूर्त में वो 4 सेट अपना नामांकन के प्रस्तुत करेंगे। और साथ में आज इस सभा के माध्यम से सभी कार्यकर्ता जोश और उत्साह के साथ में हुंकार भरेंगे कि आने वाले समय में हम लाखों वोटों के साथ में और इस लोकसभा क्षेत्र से हम विजय होंगे। आदरणीय मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पार, निश्चित रूप से उस 400 सीटों के पार वाला जो नारा है वो सार्थक होगा, सिद्ध होगा। और उसमें आदरणीय मन्नालाल जी रावत भी एक हाथ उदयपुर की तरफ से संसद में मोदी जी के नेतृत्व में उठाएंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। लाखों मतों से हमारा प्रत्याशी विजय होगा। इस संकल्प के साथ में, इस विश्वास के साथ में आज कार्यकर्ताओं का जोश, जुनून और आने वाले 26 तारीख को लोकसभा क्षेत्र के जो बूथ हैं उन बूथों पर परिलक्षित होगा। उन बूथों में पता पड़ेगा कि इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे कार्यकर्ता इकट्ठा हुआ है, मोदी जी की लोकप्रिय योजनाओं के दम पर, मोदी जी के नाम के दम पर, मोदी जी के व्यक्तित्व के दम पर निश्चित रूप से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ऐतिहासिक बहुमत के साथ बनेगी। आने वाले समय में भारत में राम राज्य स्थापित हो, इस उद्देश्य और आशा के साथ में आप सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक धन्यवाद, आप सभी कार्यकर्ताओं का आभार जिन्होंने बहुत उत्साह के साथ में इस जुलूस में यहाँ पर भाग लिया। धन्यवाद। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का बड़ी संख्या में सभी पहुंचे हैं। वो मोहित सनाटिया और पंडित विजयवर्गीय के एक बार मंच से आके संपर्क करें। गुलाबदास जी महाराज हमारे मंच है, वो विराजमान है। ऊपर सिंह से आग्रह करूंगा कि उनका आदरणीय गुलाबदास जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय मन्नालाल जी रावत आज नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। जनता में अपूर्व उत्साह है और सभी लोग पूरे तन मन से उनके साथ है। एक पढ़ा लिखा व्यक्तित्व जो इस टीएसपी एरिया में आकर के महत्वपूर्ण काम करने वाला है, उसका सभी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही बहुत सारी चीजें विकास की अभी यहाँ बाकी रह गई है। पूरी उम्मीद है कि हमारे सांसद श्री मन्नालाल जी रावत इसको अवश्य ही पूर्ण कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है वो और अधिक रूप में सबके सामने आएगा, ऐसी पूरी संभावना है। और हम सब साथ हैं, पूरी पार्टी, पूरी सारी 8वीं विधानसभा के हमारे आमजन आज सब बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं और सब मिलकर के उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं और अधिकतर मतों से उन्हें बताएंगे। आदरणीय मन्नालाल जी रावत साहब अपना नामांकन दाखिल करने के लिए बुला रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष परम सदैव शांतिलाल जी चपले साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष परम सदैव नाहर सिंह जी जोधा साहब, हमारे पूर्व विधायक परम सदैव जवाहरलाल जी जोशी साहब, भारतीय जनता पार्टी के उदयपुर शहर के प्रभारी और मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सामने विराजमान उदयपुर लोकसभा के विभिन्न गांवों से बनाए हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और सभी कार्यकर्ता, युवा साथी, जिसने 10 साल में बता दिया कि देश की जनता की सेवा कैसे करनी चाहिए। कोई बड़े नेता ऐसे ही नहीं बन जाते, कोई ईश्वरीय शक्ति उनके साथ है। बिना आराम के एक दिन भी कोई छींक तक नहीं और 22-22, 20-20 घंटे काम कर 10 साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं दी। छुट्टी होती है तो जाते हैं सीमा पर अपने सेना के जवानों के साथ होली और दिवाली मनाते हैं। पूरे विश्व में आज भारत के मान सम्मान को बढ़ाने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पबद्ध हम सभी कार्यकर्ता। कहां से आते हैं मोदी? घर घर गांव गांव जाकर जब राष्ट्रीय जनता के प्रचारक के रूप में एक एक गांव, एक एक घर, चाहे सरकारी बस हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे साइकिल हो,
30 साल की घोर तपस्या के बाद कोई तपस्वी पैदा होता है तो वो नरेंद्र मोदी होता है, जिन्होंने गांव गांव में जाकर देखा है किस तरह से हमारी माताएं बहनें संकुचित प्रभाव लेकर, लेकिन माताओं के आत्मसम्मान को बढ़ाने का काम करता है। बहुत छोटी बात होगी शौचालय बनाना, लेकिन इस देश के नागरिकत्व की रक्षा करने के लिए अगर हम ये काम भी राष्ट्रीय रूप में प्रारंभ करें तो आपने देखा होगा, अनुभव हुआ सरकार में से किस तरह के लोगों की जेबों को काटा जाता था। ये कांग्रेस जिस काम लाते ना, ये हमारे शब्द नहीं है, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हम सरकार के खजाने से जनता के लिए 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसे बीच के लोग खा जाते हैं, खाली जनता तक 15 पैसा पहुंचता है। एक तरफ हमारा नरेंद्र मोदी सबके खाते खुलवाकर, ये नहीं किसी को 1 रुपए के बदले में 99 पैसे मिलेंगे, पूरा का पूरा 1 रुपया हमारे मजदूरों, हमारे गरीब किसानों और मजदूर भाइयों को घर तक पहुंचाया है। खाते में किसी को 1 पैसा काटने की उम्मीद नहीं। भारत के आत्मसम्मान को बढ़ाना जिनका नैतिक कर्तव्य रहा है, अनवरत प्रवासों के माध्यम से आज इस देश में, कल इस देश में परिणाम हमने देखा है। लोगों ने 60 साल के कांग्रेस का काल भी देखा है, 10 साल के नरेंद्र मोदी का कार्यकाल भी देखा है। विचार कीजिए कि जब कांग्रेस के 10 साल थे, देश में क्या चल रहा था। पड़ोसी मुल्क के आतंकवादी इस देश में आते थे, कोई खूनियों से बुनकर चला जाता था, कोई बम फोड़कर चला जाता था, लेकिन हमारी कांग्रेस की सरकार टुकुर टुकुर देखती रह जाती। 2-4 दिन हम सब शोक में आ जाते, लेकिन कोई परिणाम नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में जब आए, पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को माना, यह है भारत और इसकी अनूठी परंपरा। ये तिरंगा तो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, हमारा अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है। उस तिरंगे की शान को अगर विश्व में किसी ने बताया है, उसकी ताकत को अगर किसी को विश्व को जनाया है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, घमासान लड़ाई चल रही है, लेकिन तिरंगे की आड़ में शान से रहते हुए हमारे भारत के नौजवान उस तिरंगे की शान में आकर और नीचे वापस आते हैं। यह है देश का स्वाभिमान। जिस तरह के आप पूरे चला रहे हैं, मान लीजिए उसके प्रतिदिनों पर चलकर और हम इस देश का निर्माण करेंगे। आज अकेले नरेंद्र मोदी नहीं, करोड़ों करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। चाहे नरेंद्र मोदी हो, हमारे यहाँ का कोई भी गांव लो, उस गांव का बेटा प्रत्येक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी है। इस सरकार के आधार पर ट्रंप को मिशन मिला है। अब की बार यहाँ से लेकर आखिरी तक आनी चाहिए। अब की बार फिर एक बार इस संकल्प को लेकर यहाँ से जाए। यहाँ से जाने के बाद देश नहीं बैठे। एक ऐसी श्रृंखला नरेंद्र मोदी जी ने कायम की है, कोई आपसे डरता नहीं है, पलक पावड़े बिछाकर आपका स्वागत करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता है। जिन प्रधानमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं को इतनी शक्ति प्रदान की है, आइए कंधे से कंधा मिलाकर, हाथों में हाथ लेकर, जब तक हमारा जो लक्ष्य है उसको पाने दें, उसको जेल से नहीं बैठे। आप इतनी भारी तादाद में यहाँ पहुंचे, मंच भांडार भर चुका है। निश्चित रूप से आदरणीय दीदी रजनी जी, भारत माता की। नहीं, आवाज तेज, बहनों की आवाज बिल्कुल गूंज जाना चाहिए, पंडाल बाहर तक जानी चाहिए। और भाइयों से भी निवेदन कर रही हूँ कि एक बार थोड़ा सा जोर से बोल दे, ताकि मेरे को 2 मिनट का समय है ना, उसी में मैं अपनी बात खत्म करूंगी। भारत माता की। राम राम साहब, राम राम। मंच पे विराजमान हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी भाई साहब, प्रमोद जी भाई साहब और मंच पर विराजमान सभी पार्टी का पदाधिकारी गण, हमारे हाथ में बैठी थी हमारी बहना, हमारा भाई, एक बार बच्चों आपने राम राम करूं। और हो बात भी एक बात कि अब चुनाव ढंग को बज चुके है,
और घड़ी महीने अपने भी सब अपने अस्त्र शस्त्र है नारी युद्ध ने जीतनो है और युद्ध ने जीतनो भी अड़ी तरह है कि हमने वालों ने नाबूद करना है, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी है, यह विकास की पार्टी है, यह विकास में विश्वास करे, ईमानदारी में विश्वास करे और तो और दुनिया को सिर्फ और भारत देश ने बनाया है अपना ऐसा प्रधानमंत्री जी। तो अबर की तो अपने एक ही भावना है कि अबर की बार मुझे 400 नहीं 400 ज्यादा 410 अगर पूरा 410 रहेगा अपना तो आप जो चाहेगा जो संविधान में संशोधन आप कर पाओगा। और यो अगर आप सोचा ना नहीं आप नहीं हो तो 25 साल बाद अपना छोरो छोरी अपने गाड़े देगा कहेगा कि हमारा माँ बाप था हमारे वास्ते कहीं करने गया माँ अड्डे कटे जमा माँ अड़ी देश में रेवा कि बाहर में जमा अंडे वास्ते आप सब ने मारो यही निवेदन है। हमारी पाची भी बहना बेटी है, आप लोग ध्यान रखो, अच्छा वाला बहना हाथ खड़ा करो मेरा, सब हाथ खड़ा करो। हाँ, और क्योंकि मोदी जी सबने घणो अच्छी अच्छी योजना लेने आया है, आप सब लोग बात है कि जो पाचे बहना बेटी है भी किस तरह आगे आवे अंडे वास्ते बना एक एक चीज हो जो ना सब नियम लागू किया है, योजना लागू की है। अड़ी बात है मोदी जी ने अपन खुदरे वास्ते सारा देश में बातों तो ही है, परंतु अपने मन में एक भावना है ना जो करूँ वो हमारे वास्ते होना चाहे तो अपने खुदरे वास्ते मोदी जी ने जिताना है और कमल का फूल ने निशान लगाना है। अपनी बहन बेटिया पड़ोसी अड़ोसी भाई काका बाबा सब ने कहना है कि कमल का फूल ने वोट देना है ताकि वहाँ हमारे छोटे छोटे के माँ बाप क्या खड़ा हो करने का आप हमारी बात में ध्यान। आज भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय मन्नालाल जी रावत नामांकन के लिए ये जो जनसभा हो रही है, निश्चित रूप से आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी का होगा। उसके पीछे बहुत सारे विचार और संकल्प हैं, संकल्प मोदी जी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो छोटे से छोटे धानी से लगा के शहर तक के कार्यकर्ता उस संकल्प के पीछे निश्चित रूप से उनको जिताने के लिए और संकल्प को साकार करने के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से जो मोदी जी का विजन है, जो सपना है, वो सपने को ही सारे भारत के निवासी और छोटे से छोटे जो कार्यकर्ता है, छोटे छोटे कार्यकर्ता ग्रामीण इलाके के भी इस बात के लिए तत्पर है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पूरे भारत के अंदर जो 400 पार का जो नारा दिया है, उस 400 पार के नारे को लेकर के, उसी विजन को लेकर के आज की ये सभा जो नामांकन जो भरा जा रहा है आदरणीय मन्नालाल जी का, निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो जोश जुनून और जो जज्बा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, उसी को देखते हुए आने वाले समय में उदयपुर लोकसभा जो सीट है वो एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली है। और निश्चित मैं मान सकता हूं कि 5 लाख से भी ऊपर ये जीत दर्ज की जाएगी, ऐसा इस कार्यक्रम को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है। आप डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। डबल इंजन की सरकार एक विकास की गति को बढ़ाने के लिए तत्पर है, क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे 15 तारीख को शपथ ली और 16 तारीख को उन्होंने काम चालू कर दिया। इसी को देखते हुए डबल इंजन की सरकार जो है ना, वो ये माना जा सकता है कि जो मोदी जी का विजन है वो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी भी उसी रथ को इतना आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है कि आने वाले समय राजस्थान में फिर दोबारा अन्य पार्टियां सोचने को मजबूर हो जाएगी कि हम चुनाव लड़े कि नहीं लड़े। इसलिए मैं कह सकता हूं कि डबल इंजन की सरकार आने वाले समय में वो विकास का ऐसी दूरी तय करने वाली है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का परचम सभी तरफ लहराएगा। अगर आने वाले पंचायत राज चुनावों में भी इसका असर देखने को मिलेगा कि अपने सारे के सारे प्रधान, सारे के सारे जिला प्रमुख और पंच सरपंच सारे अपने होंगे, ये निश्चित बात है। जी जैसे अध्यक्ष जी ने बोला, बहुत ही सही बात है। डबल इंजन की जो सरकार हो जाएगी उसके बाद विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। और अभी वोटर, भारत की जनता वोट देने के लिए तत्पर है मोदी जी का, क्योंकि हर घर में योजना पहुंची हुई है, शौचालय योजना पहुंची हुई है, आवास की योजना पहुंची हुई है, उज्ज्वला गैस की योजना पहुंची हुई है। हर घर के अंदर कोई न कोई लाभ मिला हुआ है और उनकी खाली मनमार करना है कि मोदी जी को वोट देना, वो लोग देने के लिए तैयार है। हम तो जनता से ये अनुरोध करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट दे दें और उदयपुर सीट को भी अच्छे मतों से जिता के भेजें, ताकि अपना भी उदयपुर का नाम भी दिल्ली के अंदर रोशन हो। जय भारत। रोजगार का मुद्दा, तो रोजगार तो सब तरफ से जब डबल इंजन की सरकार बन जाएगी तो रोजगार की समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। वो से रोजगार भी मिलेंगे, कार्य मिलेंगे। आज हर घरों में मकान बन रहे हैं तो उनके घर वालों को खुद को रोजगार मिल रहा है। आप जो पैसे मकान के मिल रहे हैं उनको लेबर दूसरी लाने की जरूरत नहीं, आप खुद काम करो, आपको खुद को पैसे मिलेंगे। तो रोजगार की समस्या मोदी जी ने सोच रखा है, वो भी खत्म करेंगे और बहुत ही अच्छी भारत का विकास होगा। और जो मोदी जी 5वें स्थान पर लाए हैं वो पहले और दूसरे स्थान पर लाने की पूरी उम्मीद है हमें। धन्यवाद। हम सब यहाँ एकत्र आए हम लोग 70 साल की बात कर रहे हैं।
ये बात सही है, लेकिन मैं कह सकता हूँ 70 साल से राज किसका था? राज तो कांग्रेस का था ना। अब तो सारा बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो वहां से जो मंत्री बनाए हैं वो मंत्री जी जनजाति क्षेत्र के मंत्री बने। तो जनजाति क्षेत्र के मंत्री जो बने हैं वो जनजाति क्षेत्र में विकास के लिए जो अधूरी बातें जो धोखे में काम किया था, निश्चित रूप से वो सारा काम अच्छा होगा, सारा काम अच्छा होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इसको दोहराएंगे। नमस्कार, मैं देवेंद्र साहू, पार्षद समिति अध्यक्ष, नगर निगम उदयपुर। आज ये सारा जो मंजर देखने को मिल रहा है, ये हमारे लोकसभा प्रत्याशी भाजपा के मन्नालाल जी रावत नामांकन आम सभा के उपलक्ष्य में ये सब इकट्ठे हुए हैं और मंच पर सभी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक, वर्तमान प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी विराजमान है और यहाँ जो भी है सभी भाजपा में अति उत्साह के साथ यहाँ सम्मिलित हुए हैं। और ये जो मंजर दिख रहा है वो इस बात का प्रतीक है कि आदरणीय मन्नालाल जी रावत मोदी जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लोकसभा में पहुंचेंगे और भारी मतों से विजय होंगे। पिछली बार शहर विधानसभा 69,000 वोटों से जीती, इस बार लक्ष्य हमारा 1 लाख वोटों से जीतने का है और आने वाले 2047 की विकसित भारत की जो नींव पड़ रही है ये मोदी जी के साथ में मिलकर नींव रखेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये मन्नालाल जी रावत है हमारे वनवासी कल्याण परिषद, और जो इन्होंने एक बड़ा बीड़ा उठाया डीलिस्टिंग का, जो आदिवासी समाज क्रिश्चियन भी बन रहे हैं और दोहरा फायदा उठा रहे हैं, जो क्रिश्चियन बने हैं उनको डीलिस्टिंग कराकर उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे, ऐसी हमारी मन्नालाल जी रावत से अपेक्षा है और ये अपने मिशन पे खरे उतरेंगे। धन्यवाद। इस प्रदेश को लूटने में अभी कांग्रेस को रक्षा मिल जाती और इसी के अनुरूप इस उदयपुर संसदीय क्षेत्र का उम्मीदवार भी एक ऐसा उम्मीदवार दिया है कांग्रेस का जो बदमाश बच्चों पर प्रतिबंध लगाता है। अरे उसका विनाश ऐसी क्यों होने वाला है? एक बदमाशवादी मन्नालाल जी रावत तैयार है। अरे कई कांग्रेसियों ने तो अपनी उम्मीदवारी भी छोड़ दी। राजसमंद की देखो, राजसमंद में पहले से ही सुदर्शन सिंह रावत पहले से ही घोषणा कर चुका, मैं उम्मीदवारी नहीं करूंगा क्योंकि वो हारने वाला है। एक जयपुर में भी एक उम्मीदवार कांग्रेस का वही बचने वाला है, पर वो ऐसा हमारा हो रहा है। मैं आप सबके चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ, एक दुर्लभ कार्यकर्ता बंधु भाइयों, मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ, इस सतयुग में आप भी अपनी भूमिका निभाएं और इस भारत माता को परम वेगों पर पहुंचाने वाले नरेंद्र मोदी के स्वरूप को आगे बढ़ाए और आपकी बार 400 पार करके हम इन्हीं निवेदन के साथ है। जय हिंद, धन्यवाद। आज नामांकन रैली में करीब सारे विधायक पहुंच चुके हैं, मंत्री जी भी आए हैं। अभी थोड़ी देर के बाद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब भी आ रहे हैं और आज से ये लगता है कि हम उदयपुर लोकसभा सीट करीब 5 लाख वोट से जीतेंगे। और सामने भी अधिकारी है, मगर वो अधिकारी या कलेक्टर रह के गए, मगर वो बाहर के हैं, पाली के, और ये लोकल है, प्रतापगढ़ के हैं और हसमुख सभा के हैं। इन्होंने जो डिसलिस्टिंग का काम किया उसके हिसाब से संगठन ने भी कार्यकर्ता के रूप में इनको एक टिकट दिया और कार्यकर्ता भी बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं। और आने वाला 26 तारीख जो वोटिंग का दिन है उस दिन बहुत अच्छे वोट पड़ेंगे और उदयपुर सीट जरूर हम राम का नाम लेकर के हम 5 लाख ऊपर से जीत दर्ज करवाएंगे। मोदी जी का नाम ज्यादा लिया जा रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि मोदी एक ब्रांड, मोदी एक अच्छे नेता रूप में हो गया है? ये बात तो सही है, मोदी जी एक ब्रांड भी है, एक मोदी जी एक अच्छे लीडर भी है। इस हिंदुस्तान में नहीं बल्कि इस विश्व में इस भारत का नाम है। आपको पता होगा यूक्रेन और चीन का जो युद्ध हो रहा था तो भारत के बहुत सारे स्टूडेंट वहां थे, तो मोदी जी ने एक आवाज में कि हाथ में तिरंगा लेकर के निकलो और उससे दोनों देश में 8 घंटे के लिए युद्ध को रोक दिया। यही हमारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। ये मोदी जी की वजह से हम विश्व में इस भारत का नाम हो रहा है। क्या लगता है कि इस बार पूरे देश में कितनी कुछ भागीदारी लेने वाली बात है? जो हम 400 पार का नारा हमारा है वो जरूर हम 400 पार जाएंगे। और राजस्थान में हमारी सरकार है डबल इंजन की, तो राजस्थान में भी 25 में से 25 सीटें हम लाएंगे और भारत में मोदी जी की सरकार बनेगी और मोदी जी तीसरी बार वापस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कार्यकर्ताओं का मनोबल तो देखते बनता है। इसका कारण ये है कि मोदी जी खाली भारत, अकेले भारत के नेता नहीं है, मोदी जी वर्ल्ड लीडर है। तो वर्ल्ड लीडर होने के नाते मतलब मोदी जी जो कर रहे हैं कि विश्व में, पूरे विश्व में अपने नाम, अपने भारत का नाम, और हर जगह जाते हैं मतलब अकेले अपना नाम नहीं, अपनी बात नहीं करते। वो कहते हैं 140 करोड़ मेरे भाई बहन भारतीय। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है हम सब भारतीयों के लिए। और मोदी जी जो कर रहे हैं वो किसी पार्टी के लिए नहीं कर रहे, वो देश के लिए कर रहे हैं।
क्या लगता है कि आने वाला जो भविष्य भारत का वो क्या रहने वाला है? एक कार्यकर्ता क्या सोचता है? कार्यकर्ता ये सोचता है कि विकसित भारत, भारत का विकास और विकसित, जो विकासशील था विकासशील से निकल के विकसित की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं और विकसित होने का जो संकल्प है वो इन 5 सालों में साकार हो जाएगा। पहले हमारे देश में आज जब एडी की सरकार नहीं थी उससे पहले दंगों वाला भारत के नाम से जाना जाता था। हाँ, तो चाह है तो रहा है। मोदी जी जब से आए हैं और जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे तब भी देखा था, पूरे विश्व में देखा कि दंगों वाला जो गुजरात था, जो वहाँ आए दिन कर्फ्यू लगते थे, उनके जब आने के बाद सीएम बनने के बाद में गुजरात में कर्फ्यू नाम के लोग भूल गए कर्फ्यू क्या होता है। तो वो की वो चीज़ देश में आने के बाद देश का नेतृत्व करते हुए वही चीज़ वापस हुई। मतलब देश में कहीं भी दंगे, कर्फ्यू और आतंकवादी घटनाएं होना सब बंद हो गई। इसका कारण है कि कुशल नेतृत्व। मोदी जी की हिस्ट्री जो है वो आप कितनी जानते हैं? मोदी जी का इतिहास वैसे संघ कार्यकर्ता में भी था, हूँ और आगे भी रहेंगे। तो संघ का होने के नाते एक प्रचारक के तौर पर उन्होंने अपना जीवन जो स्टार्ट किया, जो चालू किया, पता नहीं है संघर्ष, आप थोड़ा बताएं। मोदी ने संघर्ष किया कि मतलब उन्होंने संन्यास जीवन जिया, सन्यासी की तरह रहे और एक प्रचारक होने के नाते उन्होंने जो उनकी जो सोच इतनी विस्तृत थी कि भारत को सिर्फ एक ही लाइन में उन्होंने देखा कि तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे न रहे। उसी लाइन के ऊपर वो चले और आज भी वो कर रहे हैं। एक नेता को कितने संघर्ष करने पड़ते हैं, आप क्या सोचते हैं? एक नेता को जो ईमानदारी से काम करता है उसको तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है और ईमानदारी के होने के नाते काफी सारी प्रताड़नाएं भी झेलनी पड़ती, मानसिक प्रताड़ना। परंतु मोदी जी बिना रुके बिना थके सारी प्रताड़नाएं, सारे आक्षेप सुनने के बाद भी अनवरत काम करते रहे और आगे देश के लिए बहुत कुछ करेंगे। जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं मैंने काम किया, केजरीवाल कह रहा मैं भी ईमानदार हूँ। हाँ, तो देखो ईमानदार जेल ऐसा है साहब, मोदी जी और केजरीवाल जनता नहीं, क्योंकि वो कट्टर ईमानदार कहकर कट्टर चोर। और आज भी जो उसकी जो चल रही है मीडिया पे हम देख रहे हैं, वो अभी भी अपने आप को ईमानदार कह रहा है पर ईमानदारी है नहीं। और मोदी जी की क्या बराबरी कर, मोदी जी को वर्ल्ड मान रहा है। अगर मोदी जी शायद केजरीवाल जैसे होते तो क्या उसका नाम होता? कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं चलता। क्या लग रहा है दिल्ली की इस बार क्या रहने वाली है? क्या 7 सीटें मिलेगी? मोदी जी ने कहा है और हम भी कह रहे हैं कार्यकर्ता होने के नाते कि 400 पार तो हम कह रहे हैं, पर 400 पार में भी 410 पार होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। और 410 अगर पार हो गई तो भारत को समझ लो कि विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। और विश्व गुरु बनाना है तो 410 चाहिए। मोदी को कार्यकर्ताओं को उम्मीद है, कार्यकर्ताओं को मोदी जी से उम्मीद है। क्या उम्मीद है आप? हमारी उम्मीद एक ही है कि हमारा देश विकसित हो और आत्मनिर्भर हो और युवाओं को नौकरी के लिए मारा नहीं फिरना पड़े, वो खुद नौकरी दे इतने मतलब वो सक्षम हो जाए। पिछले 7 वर्षों से हमारी जनजातीय क्षेत्र में फैक्ट्री नहीं आई है, आज फैक्ट्री नहीं आई है। इसका मात्र कारण यह रहा कि पिछली सरकारें हो चाहे मोदी सरकार, अभी 10 सालों में जो मोदी जी ने किया है वो सिर्फ ये किया, पुराने जितने भी जो कमियां थी उनको कमियों को दूर करने का काम किया। और अब जो शायद लगता है कि शायद इन 5 सालों में वो भी हो जाएगा जो ग्रामीण अंचल के लोग चाह रहे हैं। फैक्ट्री भी होगी और रोजगार के अवसर भी होंगे और नौकरी के पीछे भागना नहीं। क्या सोचते हैं? बिल्कुल। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को आपने देखा है और आने वाला हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर मन्नालाल जी राव साहब को हमारे को भारी मतों से जिताने का है। सम्मानित मंच और सामने विराजे हुए हमारे एक से बढ़कर एक जनप्रतिनिधि पदाधिकारी, महिला मोर्चा या युवा मोर्चा, सभी मोर्चा के पदाधिकारी यहाँ पर सभी मेरे ग्रामीण विधानसभा के नहीं 8 विधानसभा से आने वाले कार्यकर्ता बंधु के चरणों में नमन करता हूँ कि आपका सहयोग और आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को 2047 का हमारा भारत का नक्शा जो वास्तव में मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 तक हमारा भारत विकसित बनेगा, उसके लिए हमारी सरकार बार बार बननी चाहिए। और हमारे यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, विधायक हो और पूर्व हमारे पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, सभी विधानसभा से आने वाले मंच पर विराजे हुए हमारे प्रभुलाल जी सैनी साहब, पूर्व मंत्री जी और पूर्व मंत्री और लोकसभा के सांसद, राज्यसभा सांसद चुनीलाल जी खराचा साहब, जिलाध्यक्ष जी चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान साहब, हमारे रविंद्र जी श्रीमाली साहब, सम्मानित कार्यकर्ता बंधु। वास्तव में अभी मेरे पहले अमृत जी सलूमर से आने वाले विधायक साहब कह रहे थे कि हमारी सरकार आते पहले इतनी योजना और इतना काम चालू कर दिया, आपको सबको मालूम है। मगर मैं इतनी एक बात कहना चाहता हूं कि पूर्व में लोग कहते हैं कि पूर्व जिलाध्यक्ष जी, जिला कलेक्टर यहाँ पर जो रहे हैं उन्होंने अच्छा काम किया है। मैं तो यहाँ पर जनता बैठी है, आपसे पूछना चाहता हूँ
कि हमारा डीएमएफटी फंड का पैसा हमारा था और हमारे को यहाँ पर खर्च करना चाहिए था। करोड़ों रुपए को उन्होंने रोक कर रखा। अगर उनको जिला कलेक्टर ही बनाया था और यहाँ पर हम जनता के लिए वो सीट पर बैठे थे। हमारी विधानसभा के अंदर, मेरी विधानसभा के अंदर ताराचंद जी के सामने बैठे हैं और हमने एक रोड दी थी, उसको भी उन्होंने नहीं चालू किया। हम जाकर उस रोड को पास करवाया है। अनेक ऐसे काम थे, 1 रुपए का काम मेरी विधानसभा में नहीं किया, वो हमारी ग्रामीण विधानसभा क्यों नहीं किया? आपको अध्यक्ष बना दिया डीएमएफटी फंड का, पहले हमारा जिला प्रमुख हुआ करते थे, उसको भारतीय जनता पार्टी में कभी भेदभाव नहीं रखा और आपको जिला कलेक्टर बना के यहाँ पर भेजा तो मेरी ग्रामीण विधानसभा के अंदर एक पैसा नहीं दिया। इसलिए आपकी बात ग्रामीण विधानसभा की यहाँ पर जनता बैठी है। हमारे विधायक जहाँ पर भी थे उनको उन्होंने एक पैसा नहीं दिया। अभी बार आया तो उनको ये पूछना कि डीएमएफटी फंड का तो तुम्हारे हाथ में था, तुम्हारे को चुनाव लड़ना था, तो हमारे को सबको क्यों नहीं दिया? इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहकर मैं आपसे अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और मोदी जी ने जो विकसित भारत संकल्प लिया है, विकसित भारत का, उसको हमने आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर एकत्रित होके आज फार्म भर दिया है। आज से ही जैसे हमारे गोपी जी ने कहा कि ये यहाँ पर जो भी हमारा कार्यकर्ता है, खुद जैसे हमारा ग्रामीण विधानसभा में विधायक फूल सिंह मीणा बनकर काम किया था, वैसे ही हर विधानसभा के अंदर डॉक्टर मन्नालाल राउत बनकर काम करेंगे और लाखों से जीतेंगे। चिंता मत करो, हमारे को केवल और केवल जनता के पास में जाकर उनको वोट की पेटी तक, बूथ तक लाने की हमारी जिम्मेदारी है। आप इतनी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय भारत, जय। धन्यवाद आदरणीय फूल सिंह जी। निश्चित रूप से कार्यकर्ता अथाह परिश्रम करके 26 अप्रैल को लाखों वोटों से हमारे मन्नालाल जी रावत को जिताएंगे। मैं अगली कड़ी में हमारे राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद और हमारे पूर्व में प्रदेश के मंत्री रहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय चुनीलाल जी गरेसा साहब से मैं आग्रह करूंगा कि आप पधारें और हम सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। मैं एक बार उदयपुर लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर मन्नालाल जी रावत साहब, हमारी मेवाड़ की 3 लोकसभा के जो क्लस्टर बनाए ऐसे प्रभारी के नाते काम देख रहे हैं, मंच पर विराजमान आदरणीय हमारे प्रफुल्ला जी सैनी साहब, राजस्थान की सरकार में जनजाति कल्याण का काम देखने वाले ऐसे आदरणीय कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी साहब, हमारी इस लोकसभा संयोजक के नाते काम देखने वाले आदरणीय प्रमोद जी सामर साहब, हमारे इस संभाग के संगठन के सह प्रभारी के नाते काम देखने वाले आदरणीय सिंह साहब, विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के नाते हमारे मेवाड़ के नेता आदरणीय चपलो साहब, मंच पर विराजमान हमारे दूसरी पंक्ति में विधायक के नाते आदरणीय हमारे अमृत जी मीणा साहब, समय बचाने के लिए कुछ अपने भाव आपके सामने व्यक्त कर सकूं, मैं सम्मानित मंच के नाते हमारे सभी अतिथियों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। सामने विराजमान मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने शायद मुझे समझा कि तुमको चुनाव लड़ाना है, चुनाव नहीं लड़ना है, और इसके कारण राज्यसभा का सांसद के नाते मुझे जो सांसद के नाते निर्वाचन हो करके राजस्थान और लोकसभा की मेवाड़ की सीटों पे काम करने का आदेश दिया है, मैं समझता हूं कि ये मेरे लिए आदेश सिरोधाई है। और मंच के माध्यम से मैं आपको वायदा करता हूं कि हमारी यह लोकसभा लगभग 5 लाख वोटों से जीतेगी। 5 लाख वोटों से एक वोट भी नीचे नहीं, ये मैं व्यवहारिक मेरे अनुभव के आधार पर आपको निवेदन कर रहा हूं। हमारे के बीच में प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हमारे सीपी जो साहब पधार गए, मैं आपके सबकी तरफ से उनका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और हमारे आज जो नामांकन जिन्होंने भरा है उनको आशीर्वाद देने के लिए, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं मंच के माध्यम से उनका स्वागत कर रहा हूं, वेलकम कर रहा हूं आदरणीय सीपी साहब को। और मैं इतना ही निवेदन करूंगा, जितने कार्यकर्ता भाई बहन आए आज से गांठ बांधे कि हमको 5 लाख वोटों से सीट को जिताना है। हम स्वयं हमारे रावत
मन्ना लाल रावत बन करके हमको चुनाव को लड़ना है। हम सब प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी बनकर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमको काम करने की गति मिलेगी। मैं अध्यक्ष जी पदाधिकारी से मैं अपनी बात को यही विराम देते हुए सभी को स्वागत कर रहा हूँ, वेलकम कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय भारत। स्वागत है भाई, स्वागत है। सीपी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। चलो आप ऊपर करके स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। हमारे बीच में हम सबके लोकप्रिय और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी पधार रहे हैं। मैं आप सभी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर के जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी शिमाली से अनुरोध करता हूं कि पार्टी का उपन्ना बनाकर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करें। वही हमारे देहात के जिलाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रगुप्त सिंह चौहान से मैं आग्रह करता हूं, मेवाड़ की आन बान शान, मेवाड़ की पगड़ी पहनाकर आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करें, सम्मान करें। हमारे बीच में हमारे कैबिनेट के मंत्री हेमंत जी मीणा बता रहे हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मैं प्रभु सामर जो संयोजक है उनसे आग्रह करता हूं कि उनका उपन्ना बनाकर स्वागत करें, सम्मान करें। भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। अगली कड़ी में मैं हमारे इस लोकसभा क्लस्टर के प्रभारी आदरणीय प्रभुलाल जी भट्ट से आग्रह करूंगा, आए और अपने विचार प्रकट करें। आदरणीय प्रभुलाल जी। भारत माता की। जोशी साहब है, ढीला क्यों पड़े? पहले से बड़ा जोर से हाथ खड़ा कर दिया। भारत माता की। यही ना बात। लोकप्रियता के इतिहास में अपना मुकाम पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, माऊजी महाराज की, एकलिंग नाथ की, बेलेश्वर धाम की, बानगढ़ धाम की। यहाँ उपस्थित जिन्होंने अभी अभी आपके बीच में अपना वक्तव्य दिया और एक धुन जो देश के हर दिल पर छाई है वो धुन आपके बीच में गाई, ऐसे यहाँ के लोकप्रिय उम्मीदवार माननीय मन्ना लाल जी रावत, उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। एक सच्चे राष्ट्रवादी जो मातृभूमि और भारतीय जनता पार्टी और इस क्षेत्र की सेवा के लिए एक समर्पण भाव से आपके बीच में आए हैं। हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान सरकार के मंत्री माननीय बाबूलाल खराड़ी जी, माननीय हेमंत मीणा जी, इस क्लस्टर के इंचार्ज और राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष अरे भाई साहब हैप्पी माननीय प्रभुलाल जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और आपके क्षेत्र के जो अभी अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिनको राज्यसभा में मनोनीत किया है, ऐसे चुनीलाल गराचा जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय रविंद्र शिमाली जी, माननीय चंद्रगुप्त सिंह जी, लोकसभा के संयोजक माननीय प्रमोद सामर जी, यहाँ से विधायक आदरणीय ताराचंद जी, माननीय फूल सिंह जी, अमृत जी, प्रताप जी, सम्मानित मंच करो, आदरणीय महाराज साहब भी विराजमान है, हमारे गोपी भाई भी हैं, सभी आदरणीय सेठिया जी भी हैं, महेश जी, सभी सम्मानित हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण। और 4 जून को 400 पार कराने वाले और उदयपुर में कमल खिलाने वाले मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, जनता जनार्दन, मातृशक्ति, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने लोकसभा चुनाव की रणभेरी के बारे में अपनी अपनी बातें आपके बीच में रखी है। मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस के टिकट मिलने के बाद ये हाथ जोड़कर भाग कैसे रहे हैं। पहले तो बड़ी मुश्किल से किसी को तैयार किया कि चुनाव लड़ना है, जहां किया बड़े नेताओं ने तो हाथ खड़े कर दिए, अब के उल्टो वहीरो उल्टो हाजिरी में बहु कटी हाथ दे नागड़ो, या मोदी ला रहे, राम ला रहे। और अब कई लोगों ने बिना पूछे ही बोले इसको उतार दो, मैं नहीं इनको उतार दो मैदान में। मित्रों, वो तब होता है जब देश का शीर्ष नेतृत्व इस देश की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर इस पल पल और क्षण क्षण मां भारती के लिए काम करता है।
वो अटूट विश्वास और अटल विश्वास तब होता है जब जिनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता है। वो अटूट विश्वास और अटल विश्वास तब होता है जब 50 वर्षों के आपके कालखंड से ये मोदी जी के 10 वर्ष सबसे भारी होते हैं। यह अटूट विश्वास तब होता है जब मोदी जी से पहले राजा हुआ करते थे, मोदी जी के बाद सेवक हैं। मोदी जी के पहले परिवार था, परिवारवाद था, मोदी जी के बाद लोकतंत्र है। मोदी जी से पहले निराशा थी, मोदी जी के बाद आशा है। मोदी जी से पहले तुष्टिकरण था, मोदी जी के बाद संतुष्टिकरण है। मोदी जी से पहले जो मुगल वाटिका थी, मोदी जी के बाद आज अमृत वाटिका कहलाती है। मोदी जी से पहले जहां जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगती थी, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगती है। मोदी जी से पहले जहां राजपथ हुआ करता था, मोदी जी के बाद आज कर्तव्य पथ होता है। मोदी जी से पहले जहां आतंकवाद होता था, मोदी जी के बाद आज शांति है। मोदी जी से पहले जहां गरीबी होती थी, मोदी जी के बाद आज समृद्धि है। मोदी जी के पहले जहां बेरोजगारी हुआ करती थी, आज मोदी जी के बाद कौशल हुआ करता है। मोदी जी से पहले जहां विभाजन हुआ करता था, मोदी जी के बाद आज एकता हुआ करती है। मोदी जी से पहले जहां आप और हम सब लोगों ने देखा है प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में जहां रोड़े अटकाए जाते थे, आज दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। यह अटल विश्वास, यह अटूट विश्वास तभी होता है जब आप देश की जनता को नारे और वादे नहीं, सपने को हकीकत में तब्दील करते हो। और वो तब्दील करने का काम किया आप और हम सब लोगों के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। अभी मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कई सारी बातें आपके बीच में कही। आखिर क्या कारण है कि 2014 के पहले के भारत में और 2014 के बाद के भारत में, पहले हम दुनिया का अनुसरण करते थे, 2014 के बाद दुनिया भारत और भारत के प्रधानमंत्री का अनुसरण करती है। 2014 से पहले हिंदुस्तान में कश्मीर और देश के कई हिस्सों में हम तिरंगे को जलते हुए देखते थे, तिरंगा का अपना देखते थे। लेकिन आप और हम सब लोगों को गर्व होता है कि यूक्रेन के युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री का एक खून जाता है कि मेरे 20,000 बैच से हिंदुस्तान के आपके वहां इस युद्ध के कारण फंसे हुए दोनों दुश्मन राष्ट्र 4.5 घंटे तक बमबारी और युद्ध विराम कर देते हैं और तिरंगा बनी हुई गाड़ियां 20,000 बच्चे हमारे भाई बहन हिंदुस्तान सुरक्षित लौट के आ जाते हैं। और गर्व तब होता है जब पाकिस्तान के बच्चे उनके हुक्मरान को कहते हैं कि जनाबे आली हमें भी ले जाओ, तो वहां से जवाब आता है कि तिरंगे वाली बसों के पीछे पीछे आ जाओ, तुम पाकिस्तान लौट के आ जाओगे। ये ताकत तिरंगे की दुनिया में आप और हम सब लोगों ने बढ़ती हुई देखी है। हम सब लोगों ने यह भी देखा है कि 2014 से पहले देश के प्रधानमंत्री दुनिया के किसी हिस्से में जाते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो ना तो उनको पता लगता था, ना दुनिया को पता लगता था, ना आपको और हमको पता लगता है। लेकिन आज मां भारती का शेर शहर हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी दुनिया के किसी देश में जाते हैं, जब भारत माता और वंदे मातरम का जय घोष होता है तो हर भारतवासी का सीना फूल के चौड़ा हो जाता है। यह ताकत 2014 के बाद खड़ी हुई। मित्रों, मैं आपके बीच में इतना जरूर कहना चाहता हूं, 2014 से पहले आप और हम सब लोगों ने यह भी देखा है, देश के सैनिक अगर किसी दुश्मन राष्ट्र में उतर जाते थे तो क्षत विक्षत सब हिंदुस्तान आता था। क्या होता था? कुछ नहीं होता था। देख लेंगे, अच्छा नहीं हुआ। लेकिन अब कैप्टन अभिनंदन अगर पाकिस्तान की धरती पर उतर जाते हैं तो एक फोन जाता है, अगर 24 घंटे में कैप्टन अभिनंदन हिंदुस्तान सुरक्षित लौट के नहीं आया तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान नहीं आया। हम अपने आंखों से हम लोगों ने देखा है, आप और हम सब लोगों ने देखा है कि 2014 से पहले कोई भी आता था हिंदुस्तान में बम फोड़कर चला जाता था। क्या होता था? कुछ नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट के अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन गलती से छठ में कुछ लोगों ने उरी और पुलवामा में हमारे कुछ सैनिकों पर कायराना हमला किया। तब एक राष्ट्रभक्त आप और हम सब लोगों के मन में एक ज्वार उलग रहा था कि क्या होगा, मोदी जी कब करेंगे, कैसे होगा, अब तक क्यों नहीं हुआ। लेकिन वो कर्मयोगी एक रात भी नहीं सोया और एक रात को जब आप और हम सब लोग सो रहे थे तो हम सुबह नहीं उठे। उससे पहले हमारे सैनिक पाकिस्तान की धरती में घुसकर आतंकवादियों की कब्रगाह बनाकर आ गए। हम उठे से उससे पहले वो सुरक्षित लौट कर आ गए। ये बदलता हुआ तस्वीर है हिंदुस्तान की। तो जो जमाना था जब 2014 से दुनिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था में हिंदुस्तान आता था, आज टॉप 5 इकोनॉमिक में देश की, दुनिया की, जिस देश ने हमें कभी गुलाम बनाया उसको भी पछाड़ कर आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया। और 2027 तक
भारत दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में होगा। ये विकसित भारत की संकल्पना आप और हम सब लोगों ने देखी है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जब आजादी का 75 वर्ष पूरा हुआ तब उन्होंने अपना खाका बना लिया कि 2047 में जब भारत दुनिया के आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा तब दुनिया का सिरमौर कोई देश होगा तो आप और हम सबका देश हिंदुस्तान होगा। इसके लिए लगातार मेहनत और परिश्रम चल रहा है। हम लोग गारंटी की बात करते हैं, विधानसभा चुनाव में भी मोदी जी की गारंटी चली तो अभी भी जनता मोदी जी की गारंटी पर ही विश्वास करेगी। मैं आपको सबको धन्यवाद भी अर्पित करता हूं कि आप सब लोगों ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने का काम किया। यही तो मोदी जी की गारंटी है कि आज हर गरीब का मकान बन रहा है। यही तो मोदी जी की गारंटी है कि हर गरीब के घर में शौचालय बन रहा है, हर मातृ शक्ति को उज्ज्वला का कनेक्शन मिल रहा है, हर व्यक्ति का जनधन में खाता खुल रहा है, हर गरीब को आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, हर मातृभूमि हर मातृ शक्ति को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। पहली बार आजादी के इतने वर्षों के बाद जब देश में आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारी नई संसद बनी, उस संसद में पहला कानून कोई पास हुआ तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू हुआ। इतने वर्षों तक मात्र देश की 50% आबादी को सिर्फ नारे और वादे दिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा इस नारी शक्ति को लोकसभा और विधानसभा में 33%। मन्नालाल जी कोई भरोसा नहीं है कि अगली बार उदयपुर भी और चित्तौड़ भी कोई भी नंबर आ सकता है। तो ये वादा अगर कोई कर सकता है, उसको हकीकत में कोई बदल सकता है, तो इस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ आलू से सोना बनाने वाले लोग कहते हैं कि हम शक्ति को खत्म कर देंगे। अरे मिट गए शक्ति को खत्म करने वाले। यहाँ तो गोरी गजनबी खिलजी आए थे, वो भी परास्त हो गए, तो तुम क्या चीज हो जो शक्ति को परास्त कर देंगे। उनको तो यहाँ के संस्कार भी संस्कृति भी नहीं पता। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, जब गोधरा कांड के बाद कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी जी के पास गए, सोनिया जी गोधरा कांड के बाद मोदी जी अब सोमनाथ यात्रा निकाल रहे। पहले ये यात्रा निकाली तो गुजरात में सरकार बन गई, अब वो सोमनाथ यात्रा निकाल रहे हैं। तो शक्ति सिंह जी और उनके पार्टी के सभी नेता गए हुए थे। तो सोनिया जी ने कहा कि ये सोमनाथ है कौन और कौन सी पार्टी का है। तो ये उसी संस्कृति के लोग हैं जिनको ना तो इस देश की संस्कृति का पता है, और यहां जो चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ? मैं थोड़ा कम सुनता हूं, जोर से बोलो। तो यहाँ की जनता तो इस प्रकार से बर्दाश्त नहीं करती है। ये मेवाड़ की जनता है, बागड़ की जनता है। मैं आप सबके चरणों में इतनी प्रार्थना करता हूं, 6 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस है। हर घर पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगे और हर दरवाजे पर मोदी जी का स्टिकर लगे। 14 तारीख को बाबा साहब की जयंती है। ये पहली बार होगा जो लोग आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। कांग्रेस वालों कान खोलकर सुन लो, आपने अब तक बाबा साहब को 1 नहीं 2 बार लोकसभा में हराने का काम किया, और राज्यसभा में अगर वो गए तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोग, उनके सहयोग से वो गए। आपकी नियत नहीं थी, और आपने कभी उनका तेल चित्र संसद में नहीं लगने दिया। सेंट्रल हॉल में आपने कभी उनको भारत रत्न नहीं दिया। आपने कभी उनका जन्मस्थली, शिक्षा स्थली, दीक्षा स्थली, निर्माण स्थली, चाहे मऊ हो, लंदन हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, चाहे नागपुर हो, इन 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में अगर किसी ने डेवलप करने का काम किया तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। आप किस आधार पर बात करते हो? आपने पहली बार एक जनजाति वर्ग में पैदा हुई एक मातृ शक्ति को, नारी शक्ति को प्रथम डे राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदया के रूप में नवाजा गया। तब आप लोग कहां गए थे? आप लोग कहां गए थे जब पहली बार मानगढ़ धाम में आदरणीय मोदी जी मत्था टेकने आए? आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री वहां आए, और वहां आज जो भी डेवलपमेंट हुआ वो नरेंद्र मोदी जी के राज में हुआ। मैं इसलिए ये बातें सब आपके बीच में कर रहा हूं। ये वही लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी की सरकार में कहा था कि अकबर महान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी की सरकार ने कहा कि हम प्रताप कॉरिडोर बनाएंगे, इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी। रामाशा कॉरिडोर बनाएंगे, पैसों की कोई कमी नहीं होगी। ये वही सरकार है जहां कहा कि मोदी जी किसान को 6,000 रुपए दे रहे हैं, तो हमारी सरकार भी, राजस्थान की सरकार भी 6,000 रुपए देगी, और 2,000 रुपए के पहले किस्त उन्होंने इस वर्ष के लिए घोषित कर दी और डिक्लेयर कर दिया। पेंशन हो चाहे अन्य योजना हो, जो कहा उसको करके दिखाया। अभी कह रहे थे आदरणीय प्रभुलाल जी
ERCP का वादा करते थे। ये 35,000 करोड़ की योजना ना सिर्फ स्वीकृत हुई, उसका काम आगे बढ़ चुका है। यमुना जल समझौता हो, चाहे देवास परियोजना हो, चाहे उदयपुर से अहमदाबाद की ब्रॉडगेज हो, विद्युतीकरण हो, चित्तौड़ से उदयपुर और उदयपुर से अहमदाबाद का 6 लेन हो, देवारी से काया का बाईपास हो, हमारा एयरपोर्ट का 877 करोड़ का डेवलपमेंट का काम शुरू होना हो, ये काम ESI का चित्रकूट में हॉस्पिटल हो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, AM हो, और एक नहीं अनेक ऐसी सौगातें मोदी जी के राज में उदयपुर क्षेत्र को मिली है। CRF की सड़कों से लेकर TSP क्षेत्र का बढ़ावा हो, अनेक ऐसे काम किए हैं। मैं तो आप सबके चरणों में इतनी प्रार्थना करता हूं। ये 26 तारीख लोकतंत्र का उत्सव है और ये विकसित भारत का संकल्प का दिवस ही है। हम सब लोग, देश समृद्ध होगा हम समृद्ध होंगे, देश सशक्त होगा हम सशक्त होंगे, देश स्वस्थ होगा हम स्वस्थ होंगे। इस कल्पना को लेकर 26 तारीख को हमारा 6 तारीख के पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर, और मैं तो कहता हूं आज से ही हर दरवाजे पर आपको मोदी जी का राम राम करके आना है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 26 तारीख को जब वोट की पेटी में कमल का बटन दबेगा तो चरण 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 करके वहां कमल ही कमल खिलेगा, ये महादेव के साथ कह सकता हूं। कांग्रेस को किस खाते में वोट चाहिए? क्या आपने इतने वर्षों तक राम मंदिर नहीं बनने दिया? क्या आपने धारा 370 लगाई? आपने रामनवमी पर यहां प्रतिबंध लगाने का दुस्साहस किया? आपने भगवा पताका पर प्रतिबंध लगाने का दुस्साहस किया? आपने इतने वर्षों तक गरीब का मकान, आवास, शौचालय, उज्ज्वला का कनेक्शन, जनधन का खाता, प्रधानमंत्री जनधन योजना इस क्षेत्र को कभी नहीं दी? क्या इसलिए आपको वोट चाहिए? क्या आपको इसलिए वोट चाहिए कि आपने दुनिया में भारत की गरिमा को कम किया? क्या आपको इसलिए वोट चाहिए कि आपने तिरंगा का अपमान किया? ये देश की जनता जानती है, एक तरफ कमजोर नेतृत्व है तो दूसरी तरफ दुनिया का सबसे मजबूत नेतृत्व कोई है तो नरेंद्र मोदी जी है। अरे दुनिया के ताकतवर मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बॉस। जब ये सुनते हैं तो हमारा सीना भी फूल के चौड़ा हो जाता है। कोई राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री के पांव छूता है, कोई गले मिलता है, कोई कहता मोदी महान है, कोई कहता मोदी हनुमान है। जब कोविड के संकट में कई देशों को दवाइयां जाती है तो कोई देश कहता मोदी जी हनुमान है, कोई देश कहता है मोदी जी हमारे लिए महान है। ये पहली बार हिंदुस्तान के लोगों का गर्व सीने से सीना फूल के चौड़ा हो जाता है। यह कोई व्यक्ति भारत माता का लाल, जिसने पूरी दुनिया में भारत माता का वैभव बढ़ाने का काम किया। आइए आप और हम सब लोग 26 तारीख तक हर घर पर, हर डाणी पर, हर फले में, हर दरवाजे पर कमल खिलाने के लिए मोदी जी का राम राम लेके जाएंगे। तैयार हैं हम सब लोग? तैयार है? हर घर पर जाएंगे, हर बूथ को जिताएंगे, कमल खिलाएंगे और उदयपुर से मन्नालाल जी रावत को रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे। तो मैं विश्वास दिलाता हूं मन्नालाल जी रावत अभी तक जो काम हुए हैं उससे और तेज गति से काम आपके संसदीय क्षेत्र के लिए करेंगे। अभी मोदी जी का भाषण सुना होगा, ये 10 साल तो अभी ट्रेलर है, काम तो अभी पूरा करना बाकी है। इसलिए यहाँ पर हम सब लोग, क्योंकि मुझे प्रतापगढ़ कार्यक्रम छोड़ के आया, वापस वहां मुझे परसों चूरू गया, कल बीकानेर गंगानगर गया। हेमंत जी कह रहे थे अब प्रदेश में जाना बंद करो, आप चित्तौड़ घूमा। मैंने कहा 1 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए। नहीं, मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने राजस्थान में कमल खिलाया है। तो उन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर राजस्थान में फिर 25 के 25 कमल खिलाकर वो 25 पुष्पों का हार नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाने का काम करेंगे। यही मैं आपके बीच में प्रार्थना और वंदन करने आया हूं। एक बार दोनों हाथ खड़ा करके जयघोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद कर रहा हूँ। लोकसभा संयोजक प्रमोद जी सामने से आग्रह करता हूँ कि सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें। 11 बजे से आप सब पढ़ा रहे आम विधानसभा के देवता तुल्य कार्यकर्ताओं का, मातृशक्ति का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप कार्यकर्ताओं के बलबूते पर मैं प्रदेश अध्यक्ष को आप सबकी तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से 26 अप्रैल को चुनाव होंगे और जब 4 जून को मतगणना होगी उदयपुर लोकसभा 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेगी। ये मैं आप सबकी तरफ से आपको प्रदेश अध्यक्ष जी को विश्वास दे रहा हूँ। आप सभी का एक बार पूरा बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। भारतीय जनता पार्टी के सारे मंडल के अध्यक्ष जो देहात के आए हैं वो चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान साहब से मिलकर जाएंगे। सारे मंडल अध्यक्ष यहीं पर मंच के पास में जिलाध्यक्ष जी से मिलकर जाएंगे।
सभी मंडल अध्यक्ष मंच के पास एक बार जिलाध्यक्ष जी से मिलकर जाएंगे। जो भी मंडल अध्यक्ष अभी आज इस कार्यक्रम में बता रहे हैं वे एक बार मंच पर मिलकर ही जाएं। मेरा नाम हरीश पालीवाल है। मैं थिएटर से जुड़ा रहा लंबे समय तक और मैंने रंगमंच की विभिन्न शैलियों पर काफ़ी सारे नाटक किए हैं। एकांकी किए हैं, नुक्कड़ किए हैं, मूकाभिनय किया है, एकाभिनय किया है, एंकरिंग किया है, कुछ टीवी सीरियल्स में भी काम किया और फिल्म में भी मुझे स्वदेशी और विदेशी फिल्म में गेस्ट रोल करने का भी ऑफर मिला है। तो आपके इस चैनल के माध्यम से आज विश्व रंगमंच दिवस पर सभी लोगों को मैं रंगमंच दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। रंगमंच की कहानी भी बड़ी रोचक कहानी है। रंगमंच की उत्पत्ति आज़ादी के समय या आज़ादी से पहले कहें तो एक जागरूकता अभियान को लेकर शुरू हुई थी और वो जागरूकता अभियान का सबसे पहला जो माध्यम बना था वो कठपुतली के साथ पपेट मुंह में पुपाड़ी रखकर पीछे से कलाकार संवाद बोलता था और कठपुतली के माध्यम से विभिन्न पात्रों को दर्शाया जाकर सामाजिक बुराइयों के खिलाफ ऐसे शोज किए जाते थे। फिर जागरूकता बढ़ी तो कलाकारों के माध्यम से भांड नुक्कड़ नाटक करते थे। फिर नुक्कड़ नाटक के साथ ही वो शैली बढ़ी और धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आई तो नुक्कड़ नाटक लिखने लगे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ, सामाजिक जागरूकता के खिलाफ, आज़ादी में योगदान देने वालों के खिलाफ, विभिन्न मुद्दों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास हुआ। और इसी के साथ इस वक्त तक जब समाचार पत्र भी आ चुके थे तो समाचार पत्र के साथ साथ ये माध्यम और तेजी से बढ़ा। फिर शिक्षा का माध्यम बढ़ा और लोगों ने नाटक, जो सबसे पहले मेरे ख्याल है रविंद्रनाथ टैगोर की जो कविताएं होती थी उन कविताओं पर नाट्य होता था और वो एक शैली थी जिस शैली के माध्यम से बहुत सारा काम हुआ। और अब जब टीवी छोटा पर्दा नहीं आया था तो उससे पहले नाटक रंगमंच पर खेले जाते थे। एक डायरेक्टर कई सारे कलाकारों को इकट्ठा करता, पात्रता के साथ वो स्क्रिप्ट का चयन करता, फिर महीने, डेढ़ महीने, 2 महीने वो रिहर्सल करता और रिहर्सल करने के बाद लोगों से वो चंदा इकट्ठा करके उसका शो करता था और वो शो काफ़ी फुल रहते थे। फिर इस सुविधा को जब चर्चा मिली, स्थान मिला तो देश में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का गठन किया गया। वहाँ से कलाकारों को शिक्षा की और नाटक की और अभिनय की बारीकियों के बारे में बताया जाने लगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जब खुला
तो वहाँ पर डायरेक्शन, लाइट्स, ड्रेसिंग, कॉस्ट्यूम, मेकअप, पार्ट्स म्यूजिक, पार्ट्स लाइट, पार्ट्स संगीत के साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर भी ट्रेनिंग के अवसर मिले और इस तरह से रंगमंच में बहुत सारी शाखाएं फैली। जब ये शाखाएं फैली और इनके शोज होने लगे तो इसके बाद फिल्म बनना शुरू हुई। देश में पहली फिल्म ऐसा बताते हैं कि मूक फिल्म थी, संवाद विहीन फिल्म थी, जिसमें अभिनय किया गया और बाद में संवाद वाली फिल्म आई, ब्लैक एंड व्हाइट से कलर फिल्म बनी और फिर कलर के साथ मनोरंजक फिल्में बनने लगी, धार्मिक फिल्में बनी और धार्मिक फिल्मों के साथ जागरूकता के बहुत सारे अभियान चले। आज़ादी को लेकर फिल्में बनी, भ्रष्टाचार को लेकर फिल्में बनी, राष्ट्र को लेकर फिल्में बनी, भय भूख और भ्रष्टाचार, रोटी कपड़ा और मकान को लेकर फिल्में बनी। और जब फिल्म का दौर शुरू हुआ तो बाद में व्यावसायीकरण शुरू हुआ। राज कपूर जो शोमैन हुए थे उस जमाने में पृथ्वीराज कपूर के साथ, उन्होंने व्यावसायिक फिल्में देना शुरू किया और फिल्म का जो माध्यम था, परिदृश्य था, वो बदला। और फिर एनएसडी से जो अभिनय करने वाले लोग थे, पक जिनमें ओम पुरी, अमरीश पुरी, ओम शिवपुरी, नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, रोहिणी हथकड़े, ऐसे कई कलाकार, यादव बंधु, वो निकले और उन्होंने फिल्मों में अपनी अभिनय की बारीकियों से देश के लोगों को अपना बनाया। और आज कमर्शियल फिल्में बन रही है, थिएटर में 70 mm के पर्दों पर चल रही है और उनसे 500 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ के क्लब में वो शामिल हो रही है। और कुछ फिल्में ऐसी भी बनी जिन्होंने न केवल अपने देश में नाम कमाया बल्कि वो विदेशों में भी चली और वो नॉमिनी के लिए चुनी गई। फिल्मों के जो बड़े बड़े चयन होते हैं ग्रुप के, उसमें चयन फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई, नामित भी हुई। ऐसी कई फिल्में बनी। तो जागरूकता का जो ये सिलसिला शुरू हुआ, रंगमंच का जो स्वरूप बदला, जो मूक कठपुतली अपनी अभिव्यक्ति म्यूजिक के माध्यम से करती थी, आज वो कलाकार छोटे पर्दे पे हो, बड़े पर्दे पर हो और मंच के माध्यम से वो अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं और वो देश में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अलग जगा रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। और इस शैली से हमारा देश एक अभिव्यक्ति की विशेष पहचान रखता है, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो या उससे जुड़े हुए तमाम लोग हैं, वो अपने काम को बेहतर तरीके से कर रहे हैं और अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ये भी एक इस अभिव्यक्ति का स्वरूप है। और रंगमंच ने उन लोगों को, हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया और आज हम सब लोग देश में बहुत सारे काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उस रंगमंच शैली की अभिव्यक्ति का ही स्वरूप है। अच्छा सवाल है गोविंद कि पहले रंगमंच कुछ पैसों को इकट्ठा करके किया जाता था। भूखमरी में रहने के बाद घर से टायर, ट्यूब, रॉ मटेरियल निकाल कर मंच को सजाकर भी नाटक किए जाते थे। और जब कमर्शियल नाटक शुरू हुए तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू किया और जब फिल्में बनना शुरू की तो जहाँ एक की आग को बुझाने के लिए कलाकार अभिनय करता था, आज उसी अभिनय ने कलाकार को इतना पैसा दे दिया कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए भी बॉडीगार्ड, क्या बोलते हैं उनको, जांबाज और सोल्जर्स, ऐसे लोगों को सुरक्षा के लिए रखा जाना चाहिए। पहले फिल्में चलती थी तो 20 दिन, 21 दिन, 3 हफ्ते चलती और सफलता मानी जाती थी। आज फिल्में 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में 100 करोड़ क्लब में, 200 करोड़ के क्लब में, 500 करोड़ के क्लब में शामिल होती है। तो उन फिल्मों ने व्यवसायीकरण के साथ जो इंटरटेनमेंट किया है तो उसके साथ पैसा आया और पैसा आया तो उन कलाकारों की सुरक्षा के लिए उनको बाउंसर्स की भी जरूरत पड़ने लगी। आशा शैली क्या थी पहले और आज? पहले आशा शैली थी अभाव उपयोग में रहने वाला कलाकार भी बहुत संजीदगी के साथ, मुस्कुराहट के साथ, मूल और मौलिक स्वरूप के साथ अपना अभिनय की अभिव्यक्ति करता था। आज पैसे वाला और बिना पैसे वाला दोनों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अभिनय की प्रशिक्षण लेने के बाद अपने अभिनय से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पहले लोगों के स्वभाव में मौलिक स्वरूप अभिनय का था, अब आडंबर के रूप में, ट्रेनिंग के रूप में, हास्य के रूप में, व्यंग्य के रूप में, ये लाफ्टर के रूप में अभिनय किया जा रहा है, मिमिक्री के माध्यम से अभिनय किया जाता है। तो अब शैलियाँ बदली है, शैलियों के साथ अभिनय भी बदला है। नाटक खड़ी बोली के साथ पहले शुरू होते थे? हाँ, नाटक विभिन्न शैलियों में होते थे, राजस्थानी, प्रादेशिक, जितनी भी भाषाएं होती थी सभी भाषाओं में नाटक का आयोजन होता था और नाटकों के साथ ही ये खेल खेला जाता था। ठीक है, साथ ही अभिनय अच्छे और बेहतर तरीके से खेला जाता था और नाटक की विभिन्न शैलियों ने ही आज आम आदमी के जीवन में एक सुचारू अनुशासन डेवलप किया है। आज कलाकारों की स्थिति क्या देखते हैं? आज कलाकारों की स्थिति धनाढ्य वर्ग से भी ऊपर मानी जाती है, सेलिब्रिटी से भी ऊपर मानी जाती है। वो करोड़ों खरबों रुपए कमाने के बाद व्यवसाय में लगा रहे, रिसोर्ट्स हैं उनके, होटल्स हैं उनके, चेन ऑफ नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स की ग्रुप है उनके, फिल्मों में खुद वो फाइनेंसर बने हुए हैं, फिल्मों के खुद डायरेक्टर बने हुए हैं, खुद रॉयल्टी भी ले रहे हैं, अभिनय का पैसा भी ले रहे हैं और एक आराम भरी जिंदगी जी रहे हैं। और आखिरी पायदान ये है कि इंसान को केवल सुखी रहना है और 2 टाइम का भोजन करना है। ये सारा व्यर्थ है अगर ये पैसा आपके पास है और आप किसी की मदद कर सकते हैं, सामाजिक सरोकार में लगा सकते हैं, शिक्षा में, आश्रम में, कपड़े लत्ते में, किसी की जीवन को, आर्थिक स्थिति को सुधारने में, तो ये पैसा आपके अच्छे कामों में खर्च हो, ये मेरा मानना है। कोविड में देखा था, कोविड में देखा ना, कई लोगों के माँ बाप चले गए और कईयों के इकलौते बच्चे चले गए, तो वो सारी धन संपदा यहाँ की यहाँ रह गई। हमारे देश का सबसे बड़ा उदाहरण है रतन टाटा साहब, जिन्होंने शादी नहीं की और उन्होंने अपना सारा पैसा, सारा खरबों रुपया सब दान में दे रखा है और लोग उसकी रॉयल्टी से कमा खा रहे हैं और जीवन यापन करते रहेंगे।
तो ये रंगमंच की शैली बदली और गोविंद आज आपने अच्छा सब्जेक्ट उठाया और इस पर बहुत अच्छी बात की आपने। आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम रंगकर्मियों को, तमाम अभिनय करने वालों को, चाहे पति के सामने पत्नी अभिनय कर रही है, चाहे पत्नी के सामने पति अभिनय कर रहा है, चाहे घर में भाई बहन एक दूसरे से अभिनय कर रहे हैं, चाहे सास बहू के सामने, बहू सास के सामने, सब एक दोहरी जिंदगी जीकर अभिनय कर रहे हैं। और अभिनय अपने आप में बड़ी चीज़ है और सबके मन में यह आया आप भी अच्छे अभिनेता बने, श्रेष्ठ अभिनेता बने, सर्वश्रेष्ठ काम करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। थैंक यू। छोटा सा आज सोशल मीडिया पे कितने कलाकारों को आप देख रहे हैं? सारा बड़े पर्दे का जब से पतन हुआ है तो सब ये टेलीफिल्म्स के नाम से और शॉर्ट फिल्म्स के नाम से और एक सीरीज फिल्म्स के नाम पे काम कर रहे हैं और वो उसमें भी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन वो सब्जेक्ट बदल गए, उसमें सेक्स, व्यापार, देह प्रदर्शन और वो धर्म गुरुओं के जो आश्रम हैं उनकी शैलियों को वो उजागर कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक जागरूकता का काम है। ठीक है।